बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की हमने बात की थी। उसके बाद बहुत से कमेंट्स आए, टेलीफोन्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, लोगों ने रिक्वेस्ट की और सजेशंस दी। तो लोगों की सजेशंस और उनकी फरमाइशों के मुताबिक अब मैं अपने लेक्चर्स को डिवाइड करूंगा इस तरह से कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3 कैटेगरीज़ के लेक्चर्स मैं दिया करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी तो है BG 1, 2, 3, इस तरह से BG 1, BG 2, BG 3 ये होंगे फॉर द बिगिनर्स, जो बिल्कुल बिगिनिंग से करना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच DD1, DD2, DD3 के नाम से अब आया करेंगे लेक्चर्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके बाद मज़ीद टॉपिक्स पर, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बच्चों ने कहा है, तो वो AP1, AP2, AP3 के नाम से लेक्चर्स आया करेंगे, ताकि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इंटरेस्टेड हैं वो अपने पसंद के लेक्चर्स वहाँ से देख सकें। ये एक ही चैनल पर तीनों किस्म के लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करूँगा मैं। तो ये हमारा लेक्चर प्लान है, जिसके मुताबिक अब हम चलेंगे। तो मेरे व्यूअर्स अपने लिहाज से अपनी अपनी कैटेगरीज़ के मुताबिक लेक्चर्स देख लिया करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारी तारीफ़ें आ रही हैं, बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, लोग एडमायर कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सब्सक्राइबर्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको और प्रमोट करें। अच्छी चीज़ जितनी फैलती है उतना अच्छा होता है। एक चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे दूसरों तक, अपने मुखलिस दोस्तों तक पहुँचाएँ। आइए स्टार्ट लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लास्ट टाइम एक सेंटेंस लिखा था। कोई भी सेंटेंस लिख लें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू येस्टरडे। चलें, आसान सेंटेंस है और यहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये एक डायरेक्ट स्पीच है और इस डायरेक्ट स्पीच में हम जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है या कोटिंग वर्ब है, बिकॉज दिस इज द क्लॉज और दिस इज द रेफरेंस एडेड बाय द रिपोर्टिंग पर्सन, और ये रिपोर्टेड स्पीच है बिकॉज दिस इज द स्पीच कोटेड और रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग पर्सन। तो अब इसमें सब्जेक्ट यहाँ होगा। मैंने कहा था मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होता है। यहाँ ये ही क्या है, ये स्पीकर है, और मी क्या है, ये स्पोकन टू है। ठीक है भाई। अब हमें देखना यह है कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यकीनन कुछ बिगिनिंग रूल्स चाहिए हमें, ताकि हम स्टार्ट ले सकें। और जब स्टार्ट ले लेंगे तो उसके बाद फिर देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स नहीं होते। ये रूल्स जो हैं हम जैसे नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के लिए बने हैं। वरना जो नेटिव इंग्लिश है
उनके पास कोई रूल्स नहीं होते, वो रूल्स को यूज़ नहीं करते। उसकी वजह है जैसे उर्दू में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। उर्दू में आप कलाम करें या उस कलाम को अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में कन्वे करें तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो उर्दू में क्या आपने कभी कोई रूल्स पढ़े हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के? नहीं, क्योंकि आप नेटिव उर्दू स्पीकर्स हैं, आपकी मदर टंग है, या जिन लोगों की मदर टंग नहीं है, जो पश्तो बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, एटलीस्ट उनके लिए भी उर्दू उनकी नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़ुबान है। लिहाजा उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, पश्तो में या पंजाबी में या सिंधी में कभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें तो नेचुरली आपको पता होता है कि किस तरह कन्वे करना है। अब इंग्लिश चूँकि सेकंड लैंग्वेज है और इसमें ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है, तो हम कुछ रूल्स बना लेते हैं और फिर उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। अब वो रूल्स कौन से हैं? बिगिनिंग में हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और आगे चलकर जब हम नेचुरल स्टाइल में उर्दू की तरह इनडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है कि फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन रूल्स की। आइए स्टार्ट लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में एक बात याद रखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंज in the reporting verb, you have to see through the reported speech, and if you want to make any change in the reported speech, you have to see through the reporting verb. ये उसूल याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई तब्दीली करनी है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली करनी है तो वो डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होंगी? तो पहली हेडिंग हमारी है चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तब्दीली क्या करेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर या स्पोकन टू, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, अगर स्पीकर या स्पोकन टू को चेंज करेंगे तो फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं रहेगी, लगाई बुझाई बन जाएगी। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक सर हैं, टीचर हैं, जो लेक्चर दे रहे थे यूट्यूब पर, तो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? चुगली है, बैक बाइटिंग है। तो ऐसा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की मैंने बहुत खूबसूरत मिसाल आपको दी थी, कुरान और तफसीर कुरान। तो वो कोई चुगली नहीं है, वो कोई बैक बाइटिंग नहीं है। ये असल में लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स, अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स लोग डिलीवर करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो किसी नॉन नेटिव इंग्लिश राइटर की बुक से ली गई हो। मैं जो भी कॉन्सेप्ट देता हूँ इंग्लिश राइटर्स को कंसल्ट करके देता हूँ। इंग्लिश राइटर्स की बुक्स इसलिए ऑथेंटिक होती हैं कि वो नेटिव हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है ना। मेरे अपने बनाए हुए उसूल नहीं होते ये, सही है ना, मुझे सिर्फ डिलीवर करना होता। अब देखिएगा, चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर और स्पोकन टू को तो आप टच ही नहीं कर सकते। अब रह गया क्या? वर्ब। जाहिर है, जब हमने कहा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ना यहाँ सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्या रह गया? वर्ब रह गया। एक ही मेन फंक्शन है, इस फंक्शन में तब्दीली कैसे करेंगे? अब ये फंक्शन जो लिखा है सेट टू, लाजमी नहीं कि सेट टू लिखा हो। देखिए, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, अब मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ही सेज टू मी, ये भी हो सकता है ही सेड टू मी, और ये भी हो सकता है ही विल से टू मी, ठीक है, ये भी हो सकता है।
ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, ही विल से टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम इस वर्ब में तब्दीली कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए, इस रिपोर्टिंग वर्ब में तब्दीली करना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग पर्सन। इफ़ आई एम मेकिंग एन इनडायरेक्ट स्पीच, इट मीन्स आई एम द रिपोर्टिंग पर्सन। मैं रिपोर्टिंग पर्सन हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है। मैं चाहूँ तो इसे चेंज करूँ, और मुझे लगता है कि चेंज नहीं करना चाहिए तो नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिएगा वर्ब में तब्दीली कैसे होगी। वर्ब में तब्दीली ऐसे होगी, क्योंकि वर्ब ये डिपेंड करता है इस पर। तो हमें देखना होगा कि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस लिखा है। एक क्लॉज जो है, अगर इसको मैं अलग कर दूं तो एक सेंटेंस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई हेल्प्ड यू येस्टरडे। अब देखना यह है कि ये किस टाइप का है। तो सेंटेंसेस की टाइप के लिए मेरा लेक्चर मौजूद है, इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बताते हैं कि सेंटेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं। एजर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। 5 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की। तो हम देखेंगे कि यहाँ अगर इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब इस पूरे क्लॉज का नाम है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नंबर 1 assertive, reported speech is assertive। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करने जा रहे हैं तो हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज एजर्टिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच एजर्टिव है तो यहां वर्ब में चेंजेस कैसे होंगे? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच एजर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहां हम देखेंगे कि से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर से टू है तो टेल हो सकता है, बताया जा रहा है। इन्फॉर्म हो सकता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर कोई जवाब दिया जा रहा है तो रिप्लाई हो सकता है। अगर कोई वार्निंग दी जा रही है तो वार्न हो सकता है। अगर कोई धमकी दी जा रही है तो थ्रेटन हो सकता है। इट डिपेंड्स कि किस टाइप का सेंटेंस लग रहा है। एजर्टिव में तो ये सारे आते हैं, ठीक है ना। सेज टू में ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है, क्योंकि यहाँ एस एडिशनल है तो यहाँ भी एस ऐड कर देंगे। टेल्स हो जाएगा, इन्फॉर्म्स हो जाएगा, रिप्लाइज हो जाएगा, वार्न्स हो जाएगा, थ्रेटन्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेड है, सेड टू, तो जाहिर है पास्ट फॉर्म है तो टोल्ड हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, रिप्लाइड हो जाएगा, वार्न्ड हो जाएगा, थ्रेटन्ड हो जाएगा, एटसेट्रा। एक्सप्लेन भी हो सकता है, इलेबोरेट भी हो सकता है, व्हाटएवर, डिपेंड करता है कि आपको ये बात क्या लग रही है। अच्छा, अब मैंने ये किया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, बाद वक़्त ऐसा होता है कि स्पोकन टू अवेलेबल नहीं होता। जैसे लिखा है ही सेज, बस टू मी नहीं लिखा, या लिखा है ही सेड, बस स्पोकन टू नहीं बताया गया। जैसे ही विल से, अब स्पोकन टू नहीं है। अगर स्पोकन टू नहीं है तो सिर्फ से या सेज या सेड होगा ना, और अगर स्पोकन टू भी है तो फिर तो टू भी लगा हुआ होगा साथ में। तो अगर स्पोकन टू अवेलेबल नहीं है तब तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। स्पोकन टू अवेलेबल है तो ये चेंजेस होंगी।
लेकिन फिर मैं कहूँगा ये सारी चेंजेस रिपोर्टिंग पर्सन पर डिपेंड करती हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब देखिएगा, ये हो गया, पहले इनको देखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूं कहा जाए ही सेज कॉमा, जो भी उसने कहा ये आ गया, तो फिर इनडायरेक्ट में ही सेज ही रहेगा। ठीक है, और अगर ये था ही सेज टू मी, तो ये इनडायरेक्ट में हो सकता है ही सेज टू मी रखें, या हो सकता है ही टेल्स मी कर दें। ठीक है, दोनों तरीके हैं, ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि इस जुमले में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही तो मैं कर सकता हूँ ही इन्फॉर्म्स मी, अगर वार्निंग दी जा रही तो मैं कर सकता हूँ ही वॉर्न्स मी। इट डिपेंड्स। अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे रहा है तो फिर मैं ही टेल्स नहीं कहूँगा, ही रिप्लाइज मी कहूँगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तरीक़ाकार है। ये जनाब, अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये तब्दीली होगी, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इंटरोगेटिव तो क्या करेंगे, अब देखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच सवाल है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, तो बेटा फिर आप से हो या सेज, से टू हो, यानी स्पोकन टू हो या स्पोकन टू ना हो, डजंट मैटर, आस्क में चेंज होगा क्योंकि अब पूछा जा रहा है। अच्छा, आप आस्क की जगह यहां पर इंक्वायर भी कर सकते हैं। इंक्वायर के साथ फिर ऑफ लगाना पड़ेगा, और इंक्वायर ई से भी आता है। दोनों सही हैं और डिक्शनरी में दोनों मौजूद हैं, दोनों का इस्तेमाल सेम है, इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर ऑफ। और आप यहाँ पर क्वेश्चन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के साथ फिर टू लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सेज है या सेज टू है तो जाहिर है एस का इजाफा हो रहा है, इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ क्वेश्चंस टू। और अगर सेड है या सेड टू है तो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म आ जाएगी, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, और क्वेश्चनड टू। फिर एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है शी सेड टू हिम, और अब जो सेंटेंस है अंदर वो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क से। तो हम इसका क्या करेंगे, शी सेड टू, सेड टू की जगह मैं कह सकता हूँ शी आस्क्ड हिम, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए ये भी पास्ट आएगा। या मैं कह सकता हूँ शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, या शी क्वेश्चनड टू हिम। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव के केस में हो गया। अब सपोज अगर
रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव भी नहीं है, इम्पेरेटिव है, तो क्या करेंगे देखिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर इम्पेरेटिव है तो क्या सिचुएशन होगी देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है, या कभी कभी सजेशन या एडवाइस भी होती है, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑर्डर है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, से की जगह या से टू की जगह ऑर्डर लिख देंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लिख देंगे, अगर सजेशन है तो सजेस्ट लिख देंगे, अगर एडवाइस है तो एडवाइस लिख देंगे, और सेज या सेज टू है तो ऑर्डर्स कर देंगे, रिक्वेस्ट्स कर देंगे, सजेस्ट्स कर देंगे, या एडवाइजेस कर देंगे। और अगर सेड या सेड टू है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड या एडवाइज्ड पास्ट टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस बताता है कि किसमें क्या आएगा। जैसे मैं कहूँगा शी सेज टू द सर्वेंट, अब जो भी है बेटे, स्पीकर और स्पोकन टू का रिलेशन या स्टेटस बताता है कि आगे सेंटेंस इम्पेरेटिव में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, या एडवाइस है। डॉक्टर है तो एडवाइस करेगा, लॉयर है तो एडवाइस करेगा या सजेस्ट करेगा, लेकिन फादर सन को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा। स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर नहीं करेगा, एडवाइस नहीं करेगा, बल्कि रिक्वेस्ट करेगा। डिपेंड करता है कि आप के स्पीकर और स्पोकन टू का रिलेशन या स्टेटस क्या है। अब देखिए मैं करूँगा शी सेज टू है तो मैं कर दूंगा इसको ऑर्डर, क्या करूँगा, सर्वेंट को कह रहा है तो ऑर्डर्स द सर्वेंट, शी ऑर्डर्स द सर्वेंट। अब सपोज यहाँ द सर्वेंट ना होता, शी सेज टू हर मदर, तो फिर जाहिर है मैं वहाँ रिक्वेस्ट लिखता। अच्छा, इस सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस है शट द डोर, जाहिर है ऑर्डर है, कमांड है, लेकिन अगर सेंटेंस है प्लीज़ शट द डोर, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है सेंटेंस पर भी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये होगा। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के लिए मैं अलग से लेक्चर दूंगा, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चेंजेस हैं, इसलिए मैं अभी एजर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव को लेकर चल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, ये वर्ब में चेंजेस हैं। अब वर्ब से नबरदाजमा होने के बाद, वर्ब से निमटने के बाद हमारा वास्ता पड़ता है तो कॉमा से, और कॉमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉमा क्या होता है। कॉमा इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। तो अब जब कॉमा हटाएंगे तो कंजंक्शन कौन सा आएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा में चेंजेस कैसे होंगी देखिएगा। कॉमा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच is number 1 assertive। assertive किसे कहते हैं, ये मेरे दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर assertive है, ये assertive है, तो कॉमा की जगह क्या आएगा, कॉमा की जगह सिंपली दैट आएगा, ठीक है। दैट, कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह दैट आ जाएगा। अच्छा,
मैं देख रहा था ऑक्सफोर्ड की एक्सरसाइजेस के नाम से एक बुक सीरीज़ है, उसमें बाज़ जगहों पर कॉमा नहीं हटाया, दैट भी नहीं लगाया, कहीं कॉमा हटा भी दिया और दैट भी नहीं लगाया, ना कॉमा है ना दैट है, और कहीं पर कॉमा हटाकर दैट लगाया गया। देखिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने कहा ना, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग पर्सन। ठीक है, अच्छा जी, अब दैट लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलसिला चल रहा है उसमें दैट लगता है, ठीक है ना, ख़ास तौर से एग्जामिनेशन सिस्टम में। अगर एजर्टिव नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, तो क्या करेंगे? कॉमा की जगह, देख लीजिए, अब इंटरोगेटिव है तो कॉमा की जगह क्या करेंगे? तो इंटरोगेटिव किसे कहते हैं? क्वेश्चन को। और आपको पता है क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर यस और नो में पॉसिबल है, और कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं है। जैसे, डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन से यस और नो। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? You can say yes or no. Have you taken breakfast? You can say yes or no. Will you invite your friends to the party? Yes or no. Where are you going? अब आप yes or no नहीं कह सकते। What are you doing? अब आप yes or no नहीं कह सकते। How are you? अब yes or no नहीं कह सकते आप। तो दो तरह के हो गए सवाल, एक वो जिनका जवाब यस और नो में पॉसिबल है, और एक वो जिनका जवाब यस और नो में पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? अब देखिएगा, जो क्वेश्चंस यस और नो में आंसर किए जा सकते हैं उनका नाम ये है कंफर्मेटरी क्वेश्चंस। ठीक है, कंफर्मेटरी क्वेश्चंस। हमारे यहाँ इसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली सही टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बिगिनिंग में समझाने के लिए तरीका है एक। भाई आबा काडा भी तो पढ़ाते हैं ना, वो कोई अल्फ़ाबेट्स थोड़ी है। बाद में बच्चा बड़ा होता है तो सीख जाता है ABCD भी। इसी तरह से शुरू में बताया जाता है यस नो क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर उस बच्चे को बता दिया जाता है कि भाई ये कंफर्मेटरी क्वेश्चंस हैं। और दूसरी टाइप है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जिनमें कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, यस और नो से काम नहीं चलता। इन्हें हमारे यहाँ WH क्वेश्चंस कहा जाता है। हालांकि WH क्वेश्चंस या WH वर्ड्स कोई ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि इससे नुकसान ही होता है। जो नॉन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि चलो बच्चे सीख लेंगे, उसका नुकसान ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट बन जाते हैं लोगों के जहनों में तो फिर वो उसे अप्लाई करते हैं हर जगह, और फिर गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा सही वर्ड जो है इनके लिए WH क्वेश्चंस नहीं है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मैंने लिख इसलिए दिया है कि बहुत से लोग यही नाम जानते हैं। अच्छा जी, अच्छा WH भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ पे आके बच्चा चौंकता है कि भाई ये तो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बेटा गलत टर्मिनोलॉजी लेकर चले थे ना कहीं तो फेल होनी थी। फिर इन वर्ड्स को क्या कहते हैं ये मैं अलग से बताऊंगा, ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है। अब देखिएगा, कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस की सूरत हाल में अगर यहाँ कोई कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है तो हम कैसे पहचानेंगे कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है? हाँ, ये ज़रूर लिख लीजिए, कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं हमेशा स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम पाकिस्तानी WH वर्ड भी कहते हैं। मैं बताऊंगा इनको और क्या क्या कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पर ये सेंटेंस यूं होता कि ही सेड टू मी डिड आई हेल्प यू यस्टरडे। तो अब जाहिर है कि ये तो कन्फर्मेटरी क्वेश्चन आ गया। और अगर ये होता वाई डिड आई हेल्प यू यस्टरडे, तो फिर ये क्या हो जाता, इंफॉर्मेटिव। हाउ डिड आई हेल्प यू यस्टरडे, तो इंफॉर्मेटिव हो जाता। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कभी इफ़ लगाएंगे और कभी वेदर। अब कब इफ़ लगाएंगे और कब वेदर लगाएंगे, इफ़ नहीं लगाएंगे वेदर लगाएंगे, कभी वेदर नहीं लगाएंगे इफ़ लगाएंगे, ये कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको कब ऐसा करना है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आमतौर पर यह भी है कि इफ़ लगाओ या वेदर एक ही बात है, ऐसा नहीं है। बाज़ कंडीशंस में आप मजबूर हो जाते हैं कि इफ़ लगाएं और बाज़ में आप वेदर लगाते हैं। इन्फॉर्मेटिव में नथिंग, कुछ ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड खुद कंजंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड सेल्फ कंजंक्शन बन जाएगा, लिहाजा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव है तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में कॉमा को हटाकर या तो हम टू लगाते हैं या नॉट टू लगाते हैं, डिपेंड्स कि पॉजिटिव ऑर्डर है या नेगेटिव है। ठीक है ना। ये जनाब चेंजेस थी रिपोर्टिंग वर्ब में। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में दो ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या तो वर्ब और एक तो वर्ब और दूसरा कॉमा। अब इसके आगे चलेंगे तो हमारे सामने स्टार्ट हो रही है डायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले तो रिपोर्टेड स्पीच को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने का मतलब ये है कि कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना होगा। हम एंटर हो जाएंगे इसमें, उसके बाद इसके साथ क्या करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।